हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। यार अभी रात्रि का 2 बजा है और हम पढ़ने जा रहे हैं यार, ठीक है ना। इसके पीछे का रीज़न ये है कि शाम में ट्यूशन से थोड़ा लेट से आए थे, 8:30 बज गया था और थक गए थे तो फिर सो गए बिना खाए पिए। सो के उठे 1:30 बजे, ठीक है। फिर खाना वगैरह खाए, खाना खाने के बाद 2 बज गया। अभी पढ़ने जा रहे हैं यार। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा यार कि आप भी इसी तरह जब भी मौका मिले पढ़ना शुरू कर दो। अगर चाहते हो कि सफलता जल्दी से मिले और एक अच्छी सफलता मिले तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। कष्ट तो लाइफ में होती ही है यार, कोई भी अच्छे कामों के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरह करना, जब भी मौका मिले पढ़ना शुरू कर दो, नींद टूटे पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं, जब जागो तब सवेरा। वही हाल अभी हमारा स्टूडेंट लाइफ में भी होना चाहिए, ठीक है। और यार एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आप सभी के बीच ना इसी वीडियो में या फिर कोई एक और वीडियो में अपने बुक का रिव्यू करूंगा। मैं बताऊंगा जो भी बुक हम पढ़ते हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं, ठीक है। और भी है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक बुक मेरे पास। मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा पर मैं उसको पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि वो शायद मेरे माइंड में घुसती तो है पर मज़ा नहीं आता उसमें, उतना कंटेंट अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है। तो बुक का भी मैं रिव्यू करूँगा। तो चलो यार अभी ना एक्चुअली एंशियंट हिस्ट्री का चैप्टर ओपन करते हैं और एंशियंट हिस्ट्री में मौर्य काल को पढ़ते हैं। मौर्य काल को पढ़ेंगे, आप लोग भी वीडियो में यार बने रहना, इससे आप लोग को भी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। और मैं बता दूं कि मेरे पास एक नोट्स जो मैं बनाता हूँ ना, वो इस टाइप से नोट्स है। देखो ये नोट्स है मेरा, ठीक है। ये नोट्स है और पहले नोट्स के ऊपर पढ़ लेते हैं हम, और नोट्स को पढ़ने के बाद जब मेमोराइज हो जाता है चीज़ें तो उसको कॉपी में इस प्रकार से लिखते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें हमारा माइंड में भी रिवाइज हो जाए अच्छे तरीके से और लंबे समय तक रहे। और आप भी चाहते हो इसी तरह करना है तो अपने नोट्स को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो और फिर उसको बार बार रिवाइज करते रहो। और रिवाइज करने के साथ साथ जब पढ़ने के लिए बैठते हो तो एक एक्स्ट्रा कॉपी रख लिया करो और फिर उसमें सब कुछ लिखा करो, ठीक है ना। तो चलो एंशियंट हिस्ट्री में चैप्टर मौर्य एम्पायर का चैप्टर को निकालते हैं हम लोग। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ना मेरे पास जो भी अभी तक के एक्सपीरियंस है इंस्टीट्यूशन का, वो मैं आप सभी के भी शेयर करता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों अपने हैंड रिटन नोट्स को भी मैं आप सभी के भी शेयर करता हूँ, जिससे कि अभी तक 2 वीडियो में केवल एंशिएंट और मिडिवल का हैंड रिटन नोट्स को शेयर कर चुका हूँ। और भी कई सारे छोटे छोटे वीडियो शेयर किए हैं जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। आप ज़रूर उसको भी वॉच करो, प्लेलिस्ट भी मैं बना दिया हूँ यहाँ पे। और सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन में एक और वीडियो आप लोगों के बीच एक शेयर कर दूँ, जिसका है मॉडर्न हिस्ट्री का है। बहुत कुछ वहाँ से भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इससे मोटिवेशन भी मिलेगा कि एक बंदा रात में ही 2 बजे से पढ़ना शुरू कर देता है तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। क्योंकि यार सफलता चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। और सफलता मिलेगी तो भी आप सभी के भी शेयर करूँगा, ठीक है। तो मौर्य एम्पायर यानी कि मौर्य शासन काल। मौर्य एम्पायर में अच्छा हम ना बोल बोल के पढ़ेंगे, जिससे आप लोग को भी सुनाई दे और थोड़ा सा आप भी समझ सको, ठीक है। मौर्य काल में सबसे पहला शासक होते हैं चंद्रगुप्त। 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक ये शासन करते हैं। चाणक्य की सहायता से ये अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किए और 25 वर्ष की आयु में मगध के राज सिंहासन के ऊपर सत्ता संभाले। विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस में उसके लिए वृषल यानी कि निम्न कुल का कहा गया है। तो देखो यार, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है। और इन्होंने नंद वंश के जो अंतिम शासक था जिनका नाम था धनानंद, उनको पराजित किए थे। और हराने के पीछे का जो इनका सहयोगी था उनका नाम था कौटिल्य, ठीक है। वो कौटिल्य की सहायता से ही जो है धनानंद का पराजय करते हैं और सत्ता के ऊपर शासन करना शुरू करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो 305 ईसा पूर्व में उसने फिर तत्कालीन उस समय का जो यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसको पराजित किए और उसके बाद उनकी बेटी से विवाह कर लिए। और उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था।
और मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। तमिल ग्रंथ अहनानूरू से और पुरनानूरू से यह विदित होता है कि उसने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किए थे। वृद्धावस्था में उसने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली और सलेखना विधि के द्वारा इनका मृत्यु हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सेल्यूकस निकेटर से भी युद्ध किए थे, और जब जीत गए थे तो जीतने के बाद उनकी बेटी से ये विवाह कर लेते हैं, और इसी के साथ जो है सेल्यूकस निकेटर एक राजदूत भेजता है जिनका नाम था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में। और मेगास्थनीज जब यहाँ रहते हैं तो इंडिका नामक पुस्तक की रचना करते हैं वो। और दूसरी बात कि यार ये जैन धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो जैन धर्म को अपना लेते हैं और अंतिम समय में ये सलेखना यानी कि जल अन्न को त्याग करके अपने जीवन को आहुति देते हैं, यानी कि अपना जीवन को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आता है बिंदुसार, है ना। इसके बाद बिंदुसार आता है। और बिंदुसार के समय कुछ वैसा खास उपलब्धि नहीं हुआ था, तो इसलिए उसको चर्चा नहीं करें, वही अच्छा होगा। अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक आता है बिंदुसार के बाद। अशोक रहता है 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। ये जैन अनुश्रुतियों से ये पता चलता है हम लोग को कि ये बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था, और दक्षिण से प्राप्त मास्की व गुर्जरा अभिलेखों से इसका नाम जो है अशोक, और पुराणों में से अशोक वर्धन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इनके उपनाम भी थे जैसे कि देवनाम पी और पियदसी। देवनाम पी और पियदसी मास्की और उड़े गोलम और निठुर से इसकी जानकारी मिलती है। और दो और उपनाम थे देवपुत्र और आर्यपुत्र। अशोक को उपाधि दिया गया था चक्रवर्ती और महासमुंद का, और राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में कलिंग विजय हुआ था इन्हीं के माध्यम से 261 ईसा पूर्व में। तो देखो यार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है वो बिंदुसार आते हैं। उनके समय कुछ वैसा खास गतिविधियां नहीं होती है, इसलिए हम लोग इतिहास में बहुत कम पढ़ते हैं उसके बारे में। उसके बाद फिर आता है अशोक। अशोक के बारे में बात करें तो इनके राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग जो है उड़ीसा में है। कलिंग के राजा थे खारवेल। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस राजा, है ना। वहीं पे इनका युद्ध होता है कलिंग वाला एरिया में, और वहीं से वो भेरी को उसके जगह पे जो है हटा करके अपने जीवन को धर्म घोष की ओर अग्रसर करते हैं, है ना। आगे यदि हम बात करें तो श्रमण निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर के अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, और ये भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की नीति को अपनाया था। रूमिंदई अभिलेख से यह विदित होता है कि लुम्बिनी यात्रा के अवसर पर उसने वहाँ भूमि कर की दर 1/6 यानी कि 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। और अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया है उन्हें धर्म कहा गया है। अशोक की धर्म की परिभाषा 2 व 7वें स्तंभ अभिलेख में दिया गया है। और 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया गया। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग थोड़ा सा मौर्यों के समय के। देखो मौर्य एम्पायर में ना 5 राजधानियाँ हुआ करता था। ठीक है, पहली बात तो जो सेंटर में जो राजधानी था उसका नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस था ये। ठीक है, और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में भी इनका था। जैसे अगर पूरब में कहे आपका तो तोसली था, पश्चिम में उज्जैनी, उत्तर में तक्षशिला और दक्षिण में स्वर्णगिरी। ठीक है ना, तो ये था आपका राजधानी मौर्य समय का। अब हम बात करते हैं थोड़ा इसके प्रशासन के विषय में। अगर तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत ही भारत में पहली बार राजनीतिक एकता को देखने को मिला। मौर्य एम्पायर में पहली बार हमें पूरा इतिहास में भारत में हमें एकता देखने को मिलता है। एकता यानी कि हम सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद हमारा वैदिक सभ्यता आता है, फिर 16 महाजनपदों का उदय होता है। अब 16 मतलब कि 16 अलग अलग एरिया में वो कब्जा करेंगे, तो एक कहे यूनाइटेड नहीं था हमारा भारत। पहली बार जो है मौर्य एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य के
शासनकाल से लेकर के अशोक के शासनकाल तक आते आते पूरा साम्राज्य 16 महाजनपद से हट करके अब एक बन जाता है, वो है मौर्य वंश या मौर्य डायनेस्टी, है ना। तो पहली बार हमें राजनीतिक एकता जो है वो मौर्य एम्पायर में ही देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरी बात कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सहयोग किया था सत्ता में आने में, उनके द्वारा बताया जाता है। अच्छा, एक चीज़ जान लो कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र एक रचना है जिसकी रचयिता जो थे वो कौटिल्य थे। वो ना राजनीति पर आधारित है, पॉलिटिक्स पर आधारित है ना। और ये सहयोग करता है किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को शासन चलाना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन चारों चीज़ों में वो जो है सहयोग करता है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी कि 7 अंग के बारे में बताया गया है। ये 7 अंग कौन कौन से थे? तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, मित्र, सेना। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित नियुक्त उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद की जाती थी। अब देखो यार, जो ऊपर लेवल के, जो अपर लेवल के जो व्यक्ति हुआ करते थे, जो साम्राज्य के शासन में सहयोग करते थे, उनको मुख्यमंत्री या पुरोहित कह सकते हैं। उनकी भी जांच होती थी, उनकी नियुक्ति के समय उनकी जांच की जाती थी। और उस जांच को हम लोग बोलते थे उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण एक जांच की प्रक्रिया होती थी, और उसी के माध्यम से यदि वो सफल हो जाता था कैंडिडेट, तो फिर उसको प्रधानमंत्री के थोड़ा सा नीचे वाले पद में, क्योंकि प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को सब सर्वोच्च तो थे एक ही आदमी, शासक वर्ग, ठीक है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हो या बिंदुसार या अशोक हो। लेकिन उसके नीचे प्रांतों में जो शासन किया करते थे, अलग अलग प्रांतों में मौर्य डायनेस्टी के अंतर्गत, उसमें जो मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते थे और पुरोहित नियुक्त किए जाते थे, उनकी जो है जांच की प्रक्रिया में पास होने के बाद ही अंडर में लाया जाता था, प्रशासनिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जाता था, है ना। आगे अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा गया, और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था उनमें जो अपर लेवल के, टॉप लेवल के जो अधिकारी थे, उन्हें शीर्ष जो अधिकारी थे उसको तीर्थ कहा जाता था, है ना। और इनकी टोटल संख्या 18 थी, मतलब कि 18 तीर्थों ने मिल करके मौर्य प्रशासन में उच्च पदों पर शासन किया था। और जो उसके निचले द्वितीय श्रेणी के, जैसे भी होता है ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी का एग्ज़ाम, ग्रुप सी का एग्ज़ाम, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, इस प्रकार से, उस प्रकार से द्वितीय श्रेणी पे जो थे उनको जो है अध्यक्ष कहा जाता था, और इनकी संख्या 26 थी। अब ये चीज़ें ध्यान से आप लोग सुनना, मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ 26 के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे एक आता है सीता अध्यक्ष, ठीक है। सीता अध्यक्ष जो कृषि विभाग से जुड़ा हुआ था और राजकीय भूमि वाला एरिया जो था वही संभाला करता था, ठीक है। अगला है विविता अध्यक्ष, तो ये चारागाह प्रधान होता था, चारागाह वाला एरिया का ये देखभाल करता था। सुना अध्यक्ष ये बुच्चड़ खाना का अध्यक्ष हुआ करता था। सूत्रा अध्यक्ष व्यवसाय अध्यक्ष होता था ये। पन्या अध्यक्ष वाणिज्य अधिकारी। पौतवा अध्यक्ष मापतोल अधिकारी। लक्षणा अध्यक्ष टकसाल अधिकारी। नवा अध्यक्ष जहाजरानी अधिकारी। समस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्ग का प्रधान। अकरा अध्यक्ष खानों का अधिकारी। गणिका अध्यक्ष गणिक अधिकारी। कोषाध्यक्ष खजानों का अधिकारी। लौहाध्यक्ष धातु अधिकारी। खन्याध्यक्ष खदान का प्रमुख अधिकारी। लवणाध्यक्ष नमक अधिकारी। स्वर्णाध्यक्ष कीमती धातुओं व गहनों के अधिकारी। गोध्यक्ष गाय अधिकारी। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट अधिकारी। और देवता अध्यक्ष मंदिरों का अधिकारी था। पतनाध्यक्ष जो था तुम्हारा वो गोवाहन अधिकारी। सुराध्यक्ष मदिरा अधिकारी। शुल्काध्यक्ष उत्पाद एवं चुंगी प्रमुख अधिकारी। मानाध्यक्ष समय सारणी अधिकारी। खन्याध्यक्ष खदान का प्रमुख अधिकारी। नगवाना अध्यक्ष हाथियों का प्रमुख अधिकारी। युक्त या उपायुक्त ये केंद्रीय महामंत्री या फिर निम्न स्तर के अधिकारी हुआ करते थे। तो ये इस प्रकार से 26 थे हमारे पास, है ना। आप यदि चाहे इसका नोट डाउन कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनती है। हमें पता है प्रश्न में क्या पूछा जाता है, मैच इन द फ्लोइंग होती है एग्जाम में हमारा। एक तरफ दिया जाता है इनके अध्यक्षों का नाम, जैसे कि सुरा अध्यक्ष, सुना अध्यक्ष, विविधा अध्यक्ष, पौतवा अध्यक्ष, और दूसरी तरफ उनके विभाग को दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर लक्षणा अध्यक्ष दे दे तो उसका क्या हो जाएगा, टकसाल अधिकारी हो जाएगा। नवा अध्यक्ष दे दे जहाज रानी अधिकारी। पौतवा अध्यक्ष मातुल अधिकारी। पन्या अध्यक्ष वाणिज्य अधिकारी। सुरा अध्यक्ष मदिरा अधिकारी। विविता अध्यक्ष चारागाह अधिकारी। सुना अध्यक्ष बुच्चड़ खाना अधिकारी।
तो ये सारी चीज़ें हमारे याद करने के लिए है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने बृहद साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था, जिसे चक्र कहा गया है। और इन प्रांतों का शासन सम्राट के द्वारा नियंत्रित न होकर के उसके प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होता था, जबकि अशोक के समय इन प्रांतों की संख्या 5 हो गई। अब देखो यार, इतना बड़ा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो साम्राज्य को अच्छी तरह से प्रशासनिक गतिविधियों में संलिप्त करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे 4 पार्ट में बांटा था। लेकिन जब अशोक अपने शासनकाल में रहता है तो इसे 5 पार्ट में बांट देता है। ठीक है, अशोक के समय जो है 5 प्रांत थे और 5 प्रांतों में अच्छी तरह से प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा गया था इसे। ठीक है, जिसे पूरब वाला एरिया में हमारे पास कलिंग था, इसका राजधानी तोसली था। पश्चिम वाला एरिया में हमारे पास जो था अवंती था, इसका राजधानी उज्जैनी था। उत्तर वाला में तक्षशिला था। दक्षिण वाला में स्वर्णगिरि था। और जो मध्य प्रांत था, मतलब बीच वाला एरिया मध्य देश, उसमें पाटलिपुत्र हुआ करता था। ठीक है, प्रशासन का ढांचा देखे कि किस प्रकार से प्रशासनिक ढांचा थी, स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ था प्रशासन को करने के लिए। तो सबसे टॉप लेवल पे साम्राज्य हुआ करता था, पूरा अखंड भारत। ठीक है, उसके नीचे फिर उसे 5 प्रांतों और 4 प्रांतों में, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो 4 प्रांत, अशोक आए तो 5 प्रांतों में से विभाजित किया गया। मतलब साम्राज्य के बाद फिर प्रांत आता है, प्रांत के बाद इसे विषय में बांटा जाता है, विषय को आहार भी कहा गया है। ठीक है, उसके बाद फिर विषय के बाद नीचे स्थानीय आता है। स्थानीय 800 गांवों को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, स्थानीय के बाद फिर द्रोणामुख आता है। द्रोणामुख 400 गांवों का सम्मिलित होता है। फिर आता है खरवाटिक, ये 200 गांवों का होता है। फिर संग्रहण, ये 100 गांवों का। और सबसे छोटा होता है ग्राम, जो कि सबसे छोटी इकाई मानी जाती है प्रशासनिक इकाई में। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार चतुर अंग बल भी थे, जैसे कि पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ और नौसेना। ठीक है, तो ये चतुर अंग बल थे कौटिल्य के अनुसार। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन सामाजिक स्थितियों के विषय में। तो कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है तथा चारों वर्णों के व्यवसाय निर्धारित किए थे। ठीक है, शूद्र को शिल्पकला व सेवावृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य से आजीविका चलाने की अनुमति दी गई थी। कौटिल्य ने इन्हें वार्ता का भी अधिकार दिया था, यानी कि व्यापार, वाणिज्य व कृषि का। तो देखो यार, हम सब जानते हैं कि वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था था, जैसे कि आपका आता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन चारों वर्णों के अपने काम थे। ब्राह्मण, जिसे पुरोहित वर्ग कहा गया है, ये शासक वर्ग को सहयोग किया करते थे, क्योंकि इनके पास माना था कि ज्ञान बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, फिर ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आता था। क्षत्रिय जो था वो राजा को सैनिक सहायता देता था, है ना। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय का फिर वैश्य आते थे। वैश्य जो थे वाणिज्य व्यापार में जुड़े हुए थे। ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह संभालते थे वैश्य, और ये जो है राजा को कर वगैरह देते थे। मतलब कि वैश्य एक ऐसा था पद या वर्ण जो केवल यहीं से उनको टैक्स दिया जाता था, राजा के पास जाता था जो भी टैक्स, वो वैश्यों की सहायता से ही जाता था। फिर शूद्र आता था, और शूद्र का काम था उपरोक्त 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का सहयोग करना, है ना। इन सारी चीज़ों का सहयोग करने के बाद बताई गई थी। तो यार, यहाँ पे देखने को मिलता है मौर्य साम्राज्य में कि शूद्रों को वाणिज्य व्यापार करने के लिए पूर्ण रूप से छूट दे दिया गया था कि आप जो भी वाणिज्य व्यापार करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। और पता है, उनको वाणिज्य व्यापार में छूट देने की वजह से इनके लिए एक शब्द आया था, वार्ता। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में इन्हें कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, उनकी जो पुस्तक है, उसमें इन्हें वार्ता का अधिकार दिया गया था। वार्ता का अधिकार यानी कि वैश्यों को वाणिज्य, व्यापार, उद्योग स्थापित करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में 7 श्रेणियों में विभाजित था। अब देखो यार, हम सब जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य में मेगास्थनीज आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो जब मेगास्थनीज यहाँ पे रहता है तो अपनी पुस्तक की रचना करता है, जिसका नाम था इंडिका। तो वो यहाँ की सारे राजनीतिक गतिविधियों के बारे में लिखता है अपना बुक में। तो उन्होंने जो बुक में अपना मेंशन किया था, वो बताए थे कि भारतीय समाज 7 श्रेणियों में विभाजित है। पहला उन्होंने श्रेणी बताया था दार्शनिकों का, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा जिसे सेनानायक कहा गया है, छठा निरीक्षक और सातवां परिषद जिसे सभासद कहा गया है। ठीक है, तो 7 श्रेणी कौन कौन से थे? तो पहला था दार्शनिक,
कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, सेना नायक जिसे कहा गया है योद्धाओं को, निरीक्षक और परिषद जिसे कि सभासद कहा गया है। ठीक है। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाता था और मंदिरों को दान में दी गई भूमि को हम लोग देवभूमि कहते थे। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। मौर्य काल में दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था और समाज में नियोग व पुनर्विवाह जैसी प्रथा ही प्रचलित थी। अब देखो यार, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र की जब रचना किए थे तो उन्होंने ना अपने अर्थशास्त्र में बताया था दासों के विषय में। लेकिन पता है मेगास्थनी बोलता है कि मौर्य साम्राज्य में कोई दास था ही नहीं। पता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो जब अपने एरिया में रहता था तो उस समय उनके एरिया में दासों की स्थिति कुछ अलग रही होगी भारत के कंपेरिजन में। हो सकता है कि भारत में अच्छी प्रकार की दास व्यवस्था हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हो। इसकी वजह से उन्होंने कंपेरिजन करके बताया कि भारत में दास प्रथा नहीं था, मतलब दास नहीं थे। ठीक है, आगे बताया गया है। जबकि मौर्यों ने क्या बताया तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि भारत में 9 प्रकार के दास रहा करते थे और सबके अलग अलग काम हुआ करता था और दासों को वाणिज्य व्यापार कृषि करने का भी छूट था, वो कर सकते थे, है ना। समाज में नियोग प्रथा भी थी और पुनर्विवाह की प्रथा भी थी। कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है। अब देखो कौटिल्य के समय ना 8 प्रकार के विवाह का जिक्र किया गया था। जैसे पहला विवाह था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जो होता था वो वैदिक रीति रिवाजों से, यदि पुरुषों का स्त्रियों के साथ विवाह होता था तो उसे ब्रह्म विवाह कहते थे। एक होता है देव विवाह। देव विवाह में क्या होता था तो कन्याओं को समर्पण किया जाता था, यानी कि पिता के द्वारा सौंप दिया जाता था किसी कर्म के लिए, यानी कि उनकी बेटी जाकर के मंदिरों में पूजा करेगी, पुरोहितों की सेवा करेगी, मंदिरों में सेवा देगी, तो उसको देव विवाह कहते थे। ठीक है, तो सेवा या धार्मिक कार्य या फिर मूल्यों के रूप में कन्या को समर्पण करना देव विवाह कहलाता था। अगला है अर्ष विवाह, जिसे ऋषि विवाह भी कहते हैं। यहाँ पे वर के द्वारा गाय या बैल कन्या के पिता को दान में देकर के विवाह किया जाता था। अगला है ऋषि विवाह, जिसे अर्ष विवाह भी कहते हैं। इसमें क्या होता था तो पुरुष के द्वारा गाय को दान के रूप में स्त्री के, यानी कि जिससे उनका विवाह होने वाला है, उनके पिता को दिया करते थे दान। उसके बाद उनके पिता जो है अपनी पुत्री को सौंप देते थे पुरुष के पास। ठीक है, तो इस विवाह को हम लोग ऋषि विवाह कहते हैं या फिर अर्ष विवाह कहते हैं। अगला है प्रजापत्य। इसमें पिता के इच्छा अनुसार विवाह होता था, जिसे आज हम लोग अरेंज मैरिज के नाम से जानते हैं। अरेंज मैरिज में जैसे कि गृहस्थ धर्म का पालन किया जाता था यहाँ पे। अगला होता है मेरे पास असुर विवाह। यहाँ पे धन संपत्ति देकर के कन्या को खरीदा जाता था। देखो और एक असुर विवाह भी था, जहाँ पे धन का लोभ देकर के उनके पिता को उनकी पुत्री से विवाह किया जाता था, है ना। एक होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो है वो आज का जो लव अफेयर वाली विवाह है, प्रेम विवाह को हम लोग गंधर्व विवाह कहते हैं, है ना। एक है राक्षस विवाह। राक्षस मतलब समझ में आ ही रहा होगा, अपहरण करना, है ना। तो राक्षस विवाह में कहा था तो कन्याओं को अपहरण कर लिया था जो उन्हें सुंदर लगती थी या जिनसे उनके विवाह करने का इच्छा था, फिर उनसे वो विवाह कर लिया करते थे। इसको लोग राक्षस विवाह कहते हैं। ठीक है, अगला है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह सबसे बुरी विवाह था। यहाँ पे महिलाओं को माइंड जो था उनको डाइवर्ट कर दिया जाता था। शराब में धुत कन्याओं को, जिनका माइंड थोड़ा बहुत इधर उधर भटका हो या फिर माइंड से प्रॉपर काम ना कर रहा हो, उन कन्याओं से जोर ज़बरदस्ती कर करके जो थे पुरुष वर्ग शादी किया करते थे। हम इसे जो है पैशाच विवाह कहते हैं। जैसे कि सोई या फिर नशे से धूत या कमज़ोर कन्याओं से विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता था। तो ये था मौर्यकालीन सामाजिक स्थितियाँ यार, है ना। और भी चीज़ें जैसे कि मौर्य काल में भी पत्नियों को पति से तलाक लेने की अनुमति थी। सामान्यतः सती प्रथा का प्रचलन नहीं मिलता। तो जो वर्तमान में तलाक की जो व्यवस्था है वो उस समय भी प्रचलन में था, लेकिन सती प्रथा नहीं था इस समय। ऐसा माना जाता है कि मौर्य काल में कोई भी सती प्रथा ऐसी उल्लेख हमें जानकारी नहीं मिलती है ना। अर्थशास्त्र में भी गणिकाओं का उल्लेख मिलता है जो विभिन्न कलाओं में प्रवीण थी, जैसे कि रूपा जीवा। मौर्य काल में सोने का सिक्का स्वर्ण कहलाता था और करसापन जिसे धरण कहा गया वो चांदी का सिक्का हुआ करता था।
इसे आहत या पंचमार्ग सिक्का भी कहते थे। पंचमार्ग सिक्के में मोर, सूर्य, अर्धचंद्र आदि आकृति बनी होती थी। मासक तांबे का सिक्का होता था और तांबे के सिक्का की सबसे छोटी इकाई को काकनी कहा करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। अब देखो यार, अशोक के अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे हम ना। ठीक है, तो अशोक के स्तंभ अभिलेखों के बारे में अगर बात करें तो 7 हैं, जैसे कि लौरिया नंदगढ़, ये आपका चंपारण में है, बिहार वाला एरिया में। रामपुरवा चंपारण में है, बिहार में। नीलगिरी सागर नेपाल के तराई रीजन में है। सारनाथ वाराणसी में है। टोपरा ये पेशावर वाला एरिया में है, पाकिस्तान में। मेरठ, और अगला है तुम्हारे पास लौरिया अंदराज। तो देखो यार, लौरिया देखो कौन कौन से 7 स्तंभ अभिलेख है। पहला तो है आपका लौरिया नंदगढ़, दूसरा आपका है रामपुरवा, तीसरा नीलगिरी सागर, चौथा सारनाथ, पांचवा टोपरा, छठा मेरठ और सातवां है लौरिया अदराज। इसमें टोपरा और मेरठ वाला जो स्तंभ अभिलेख है उसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था, है ना। तो दिल्ली किसको लाया गया था, तो टोपरा वाला को और मेरठ वाला को, है ना। अगला बात करें हम यहाँ पे, तो महास्थाना अभिलेख और शाहगौरा अभिलेख आपदा नियंत्रण के प्रशासनिक संदर्भ को देता है हमें जानकारी। इन दोनों में, महास्थाना में भी और शाहगौरा में ये बताया जाता है कि यदि अकाल पड़ जाए या कोई आपदा आ जाए तो ऋण प्रदान किया जाएगा प्रजा को और अनाज वितरण किया जाएगा। ठीक है, ये जानकारी दी जाती है। आगे बात करते हैं मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में। पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप सभी को, अशोक के अभिलेखों के बारे में ही, जो कि प्रमुखतः हमारे पास जो नोट, देखो यहाँ पे नोट्स बना हुआ है, तुम्हें दिखाई तो नहीं देता होगा ना। यहाँ पे नोट्स बना हुआ है अशोक के शिलालेखों में। जो पहला शिलालेख था ना, जो बता रहे, ध्यान से सुनना। अशोक के शिलालेख पहला शिलालेख वो आपका पशु बलि और वैसे उत्साह जहाँ पे पशुओं को बलि दी जाती थी उनके ऊपर रोक लगाया गया था पहले अभिलेख में, पहले शिलालेख में। दूसरा शिलालेख था वो जन कल्याण के ऊपर था, जैसे सड़कों का निर्माण करवाना, नहरों का निर्माण करना, जिससे लोगों का सहायता हो सके। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें दूसरा शिलालेख में मिलता है। और दूसरे शिलालेख में ही चोल, चेर, पांड्य, चेर यानी कि जो आपका केरल पुत्र कहा जाता है, उनका मतलब कि दक्षिण भारत के जो राज्य थे, चोल, चेर, पांड्य। साथ साथ आपका एक आता है ताम्रपनी। ताम्रपनी किसको कहते थे, तो श्रीलंका को। तो ये राज्यों का जो जानकारी है हमें दूसरे शिलालेख में मिलती है। तीसरा शिलालेख जो है आपका, वो तीसरे शिलालेख में कहा गया श्रमण, भिक्षु और जो बड़े हैं उन लोग का हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए, ये तीसरे शिलालेख में कहा गया है। चौथे शिलालेख जो है उसमें बताया था कि किस प्रकार से कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने भेरी घोष की नीति को छोड़ करके धर्म घोष की नीति को अपनाया था, ये हमें चौथे शिलालेख में दिया गया है। और अहिंसा का उस समय से जब उपदेश देना शुरू किए थे अशोक, तो वो जानकारी भी हमें चौथे शिलालेख में मिलती है। पाँचवें शिलालेख में हमें जो है वो मिलता है दासियों के प्रति दयालुता रखना। ठीक है, धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना, कैदियों को क्षमा दान करना। तो ये 5वें शिलालेख में मिलती है जानकारी। छठे शिलालेख में हमें मिलती है कल्याण करना, लोगों को अपने प्रजा का हित में सारे काम करना, प्रजा का छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं को समाधान करना। ठीक है, अकाल आ जाए उसमें प्रजा को कैसे सहयोग करना है, आपदा आ जाए तो कैसे सहयोग करना है। ठीक है, तो कल्याणकारी कामों के लिए जो है छठा शिलालेख जाना जाता है। और यहाँ पे पता है अशोक क्या कहते हैं, सभी लोग मेरे बच्चे हैं। ये शब्द जो है वह अशोक का है ना। सातवें शिलालेख जो है उसमें एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता बरतने की बात की गई है, कि आप अपने धर्म को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दोगे और ना ही दूसरे धर्म को आप बुरा भला कहोगे। देखो यार, मेरा फ़ोन का ना बैटरी डिस्चार्ज होने वाला है ना। तो आप सभी से एक ही चीज़ रहेगा रिक्वेस्ट यार, कि वीडियो बंद हो जाएगी तो अगला ब्लॉग में मिलेंगे हम लोग, अगले ब्लॉग हमारी होगी, जो भी चीज़ें होंगी अच्छी ही होंगी, है ना। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप सभी के बीच सारी चीज़ों को डिलीवर करने में। और आप मुझे फीडबैक दिया करो यार, कि आप लोग को कितना मोटिवेशन मिलती है मेरी वीडियो से, क्या सीखते हो, और 1% भी कुछ सीखते हो ना आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। क्योंकि इससे मुझे एक चीज़ फ़ायदा ज़रूर होगा, कि आप सभी के बीच एक अच्छे कंटेंट को मैं जब डिलीवर करूँगा, अपने नोट्स को शेयर करूँगा ना, तो मुझे खुशी मिलती है ना।
और आप लोगों को तो खुशी मिलेगा ही यार, क्योंकि यहाँ से नोट्स मिलेगी आप लोग को, कैसे मैं बनाता हूँ नोट्स, क्या चीज़ें उसमें लिखी होती है, वो चीज़ जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो देखो यार अगला हमारे पास है 8वां शिलालेख। 8वें शिलालेख में बिहार यात्राओं के स्थान पर धम्म यात्रा पे बल देने की बात की जाती है। 8वें शिलालेख में कहते हैं कि आप बिहार की यात्रा मत करो, ठीक है, आप धम्म यात्रा करो। कहीं पे आप जाओ तो लोगों को धम्म के बारे में शिक्षा दो, उन्हें बताओ कि आपको बलि प्रथा पे रोक लगाना चाहिए, आपको बड़ों को आदर देना चाहिए। ठीक है, शिक्षा ऐसा दो जिससे कि हर एक का कल्याण हो सके। तो ये 8वें शिलालेख में बताया गया है। 9वें शिलालेख हमारे पास जो है, वहाँ पे लोग कर्म कांडों बलिदानों को बंद करें और धर्म का परिपालन करें। 9वें शिलालेख में कहा गया कि आप जो है धर्म का परिपालन करो, धर्म को पालो, मतलब कि धर्म को अपने दिलों में बसा के रखो, लोगों का सहयोग करो। ठीक है, बलि प्रथा पे ध्यान मत दो, पूजा पे ध्यान मत दो, ये सब कोई ऐसा चीज़ नहीं होता। आप कर्म करोगे आपको उसी के अकॉर्डिंग फल मिलेगी। ये सारी चीज़ें हमारे जो है 9वें शिलालेख में मिलती है। 10वां शिलालेख अशोक ने धर्म को बुराइयों से मुक्त करने के लिए परिभाषित किया था। 11वां शिलालेख धर्म पर विस्तार से इसमें चर्चा किया गया है। तो 11वां शिलालेख में धर्म पर पूरा डिटेल्स में चर्चा किया गया है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न क्या पूछते जाती है कि धर्म पे चर्चा किस शिलालेख में किया गया था विस्तार से, तो 11वें शिलालेख में किया गया था। 12वें शिलालेख में बताया गया कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से लोग रहे। और 13वां शिलालेख जो कि सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख था, इसमें कलिंग के युद्ध के बारे में चर्चा किया गया 13वां शिलालेख में। और इसके समकालीन जो शासक थे अशोक के, उनके बारे में चर्चा किया गया है, जैसे कि कौन कौन सा, एंटियोकस जो कि सीरिया का शासक था, तुर्मै जो कि मिस्र का शासक था, और एक आपका है एंटीगोनस मैसेडोनिया का शासक, सिकंदर ग्रीस का शासक जिसे अलेक्जेंडर भी कहा गया है, और मगास लीबिया का शासक। इसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है, और ये सबसे लंबा शिलालेख है आपको। ठीक है, इसमें दक्षिण राज्यों का भी उल्लेख मिलता है हमें। और 14वां शिलालेख बात करें तो 14वां शिलालेख जो है वो आदेश देता है कि उपरोक्त जितने भी 1 से लेकर 13 तक के शिलालेख हैं, उनका गतिविधियों के बारे में उनकी जानकारियाँ जो है पत्थरों के ऊपर लिखी जाए। अशोक के जितने भी नीतियाँ हैं उसको पत्थरों के ऊपर, मतलब शिलाओं के ऊपर लिखी जाए, जिससे लोगों को आने वाले समय में सहयोग मिल सके, है ना। तो यार ये तो शिलालेख था। प्रमुख शिलालेखों के साथ ही हम बात करते हैं दोस्तों कुछ नया इनके ही विषय में, जैसे कि